हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग बात कर चुके थे जो अपना बैंड स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन था उसके बारे में, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो मैं चाहूंगा कि जो अपने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो 3-4 लेक्चर हो चुके हैं उन सभी को आप अच्छे तरीके से देख चुके होंगे, और उनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज भी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी कमी नजर आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, जो भी कमी आपकी होगी या फिर जो भी आपको जहां भी इश्यू आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ में जो टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप अपने ग्रुप में क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जल्दी से जल्दी मैं आपका क्या करूंगा, उसका जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो अपने बैंड स्पेक्ट्रम थे जिनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब उन बैंड स्पेक्ट्रमों को हम लोग एक एक करके सेपरेटली पढ़ लेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम को, उसके बाद पढ़ेंगे कंपन स्पेक्ट्रम को, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो अपना थर्ड था इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हुआ क्या था कि जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना भी पार्ट पढ़ा हम लोगों ने, उसमें से क्या आपको ये वाला जो बेसिक पोर्शन था जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, वो क्या था, एक बेसिक पोर्शन था। और उसमें से आपको क्या करेगा, एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी जो अपना स्पेक्ट्रम है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उन सभी के बारे में क्या कर सकता है, आपको एक डेफिनेशन पूछ सकता है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बाद में जो अब अगले जो टॉपिक आएंगे अपने, उनमें से क्या एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा आपको। क्या करेगा, जो तीनों स्पेक्ट्रम है उनको हम लोग सेपरेटली पढ़ लेंगे। तो उसमें से क्या है, आपको कोई भी एक स्पेक्ट्रम को उठा के आपको क्या कर सकता है, वो बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो स्पेक्ट्रम है उनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में कि घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए। आपको मैं बता देता हूं कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीट आपको जैसे पूछेगा तो 3-4 नंबर में पूछ सकता है। और इसमें क्या है, हम लोग जो डेरिवेशन है इसको व्युत्पन्न करने के लिए उसकी भी बात करेंगे, और इसके जो स्पेक्ट्रम बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे, जो इसके सिलेक्शन रूल होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें जो इंटेंसिटी होगी उसकी, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी अपने पास घूर्णन स्पेक्ट्रम की, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो क्या करना, आपको नोट्स बनाते जाना है। इसमें आपको क्या है, डेरिवेशन तैयार होगी अपनी, तो उसको साथ साथ में लिखते जाना है। डेरिवेशन बहुत लंबी होने वाली है तो इस बोर्ड पे एक बार तो आएगी नहीं, तो मैं इसको मिटाऊंगा। तो साथ साथ में आपको क्या करता रहना है, लिखते रहना है, जिससे आपको मैं जैसे मिटाता हूं तो आपको क्या हो, समझ में आ सके कि वास्तव में हुआ क्या था उन सभी के बारे में। तो देखिए अपनी हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले वो है अपना कौन सा, घूर्णन स्पेक्ट्रम। घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक सभी लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके बारे में तो सभी को समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट्स आज नहीं है तो वो पिछले जो लेक्चर थे उन सभी को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है वो तो आप सबको पता है। अब बात कर लेते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लीजिए हम लोग, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, विकिरण डालते हैं, और उस विकिरण की वजह से अगर उस मॉलिक्यूल में क्या होने लग जाता है, घूर्णन होने लग जाता है। क्या होने लगता है, जो घूर्णन के जो संक्रमण है वो होने लग जाते हैं, और उनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कि जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल था, उस पे मैंने विकिरण डाली, और उस विकिरण की वजह से उसमें क्या होने लग गया, घूर्णन ट्रांजिशन होने लग गई, और घूर्णन ट्रांजिशन होने की वजह से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। उसको क्या कहा गया, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा गया। हम लोगों ने जो बैंड स्पेक्ट्रम के जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे कम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है तो वो किसके लिए होती है, अपने घूर्णन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। सबसे कम ऊर्जा किसके लिए, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए, उसके बाद कंपन स्पेक्ट्रम के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी। अब बात करते हैं जो अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि जो अपने पास जो विकिरण आएगी उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे हमें वो आसानी से क्या दर्शा सके, अपना स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सके। और हम लोग बात करें, जो मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो किनकी होती है, जो अपनी माइक्रोवेव थी, सूक्ष्म तरंग थी, उसकी वजह से होती है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, किसी पार्टिकल पर अगर क्या करता हूं, सूक्ष्म विकिरण डालता हूं, और उन सूक्ष्म विकिरणों की वजह से क्या होता है, हमें उस पार्टिकल का, उस मॉलिक्यूल का हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और वो किसकी वजह से हो रहा था, माइक्रोवेव्स की वजह से तो हो रहा था, सूक्ष्म विकिरणों की वजह से ही तो हो रहा था। और इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म
वेव्स की वजह से हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, इसके लिए इसकी वजह से क्या कर दिया, इसको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग ब्रांच बना दी गई, जिसको क्या कहा गया, हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। क्या कहा गया, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। इसका मतलब क्या था कि जो हमारे पास जो माइक्रोवेव्स थी उनके द्वारा जितने भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनका जो स्टडी थी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस भाग में करेंगे हम लोग, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रोटेटर की सहायता लेते हैं। अब देखो रोटेटर क्या होता है, रोटेटर होता है अपना घूर्णक, जो क्या करता है अपने अक्ष पर क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले तो आप लोग रिजिड रोटेटर में। अब देखो हेडिंग डाल लीजिए, इसमें घूर्णन जो स्पेक्ट्रम था इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो उसका नाम होता है दृढ़ घूर्णक। क्या होता है, दृढ़ घूर्णक। देखिए दृढ़ घूर्णक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग समझेंगे कि भाई किसी मॉलिक्यूल में जो घूर्णन होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम है वो हमें प्राप्त होता है। देखिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई एक ऐसा, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, एक लंबी हमारे पास क्या होती है, छड़ होती है। ठीक है, इस पर क्या है, इसमें जो है इसके दोनों कोनों पर दो हमारे पास क्या बने होते हैं, दो एटम्स होते हैं। ठीक है, इसके दोनों पर कोने पर क्या है, एटम है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। ए का जो द्रव्यमान है इसको मान लेते हैं m1 मान लेते हैं, और जो इसका द्रव्यमान है m2 है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक दूसरे के स्थित है। ठीक है, कितनी बात सबको समझ में आती है। अब ये क्या कर रहा है, जो ऐसी व्यवस्था बनी है, ए जे हमारे जो मार्कर है इसकी तरह से तो हो गया, ये इस तरीके से हो गया, जैसे ये इधर ए है ये इधर बी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये वाला जो रोटेटर है ये क्या करता है, जो इसका अक्ष है, जो इसका गुरुत्वीय केंद्र है, इससे क्या करता है, ये गति करता है, अपनी जो रोटेशन है वो करता है। ये क्या करता है, इसका जो यहां से इसका बीच का जो क्या हमारे पास इसका बीच का जो है ग्रेविटी जो सेंटर है, इसका क्या ग्रेविटी सेंटर है, इससे क्या करता है, अपनी जगह पर क्या करता है, घूर्णन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, घूर्णन करने लग जाता है। इस प्रकार से क्या करता है, घूर्णन करता है। इस प्रकार से क्या करता है, घूर्णन करता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात करें तो जो अपना ए था इसकी दूरी तो मान लेते हैं r1 है। ठीक है, और इसकी जो दूरी है बी की जो दूरी है वो क्या है, r2 है। क्या है, r2 है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है अपनी उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमारे पास रोटेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रोटेटर कहा जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखो जो हमारे पास जो दो परमाणु वाला जो रोटेटर है वो क्या कर रहा है, अपने एक्स पर क्या करता रहता है, घूर्णन कर रहा है, और इस घूर्णन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, आघूर्ण आता है। तो वो आघूर्ण क्या होगा, दोनों एटम्स के लिए क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, इसके लिए बराबर होगा। तो देखिए इसमें इसमें आप ये लिख लेना, आप चलो मैं दिखा देता हूं। माना ए व बी आपस में r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर स्थित है। इनका द्रव्यमान क्रमशः, इनका द्रव्यमान क्रमशः क्या हो जाएगा, m1 व m2 है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से दूरी, गुरुत्व केंद्र से r1 व r2 दूरी पर स्थित है। क्या है, r1 व r2 दूरी पर क्या हमारे पास ये दोनों स्थित है। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हमारे पास, r है। क्या है, r है। और ये वाला जो हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, ये जो हमारे पास ये जो मैंने संरचना बनाई ये क्या कर रही है, अपनी गुरुत्वीय केंद्र पर क्या करती है, गुरुत्वीय जो अपने इसका अक्ष होता है उस पर क्या करती है, रोटेशन करती है। और इस रोटेशन की वजह से इसमें जो घूर्णन होता है वो दोनों परमाणुओं के लिए क्या होता है, बराबर होता है। जो इनका आघूर्ण होता है वो दोनों परमाणुओं के लिए क्या होता है, बराबर होता है। यह अपने अक्ष पर गुरुत्वीय केंद्र से, अपने अक्ष पर गुरुत्वीय केंद्र पर क्या करता है, घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन करता है। अतः
दोनों परमाणुओं के लिए, दोनों परमाणु कौन से, ए और बी, दोनों परमाणुओं के लिए जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा, समान होगा, आघूर्ण का मान समान होगा। क्या होगा, दोनों के लिए आघूर्ण का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण ये होता है गुरुत्वीय केंद्र से इसको बीच की दूरी तथा उसका जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल को क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, m1 r1 वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 r2 के बराबर हो जाएगा, m2 r2 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होगा अपना समीकरण 1 हो गया। अब देखो ये क्या कर रही है, ये वाला जो है, ये वाला जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, इसकी वजह से इसमें क्या आएगा, जड़त्व आघूर्ण भी आएगा, क्योंकि इससे गति का विरोध भी तो करने वाला कोई ना कोई आएगा। ये इस तरीके से फ्री तो घूम नहीं सकता, कोई ना कोई इसकी गति का भी विरोध करता होगा। तो इसके लिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण आ जाता है, ठीक है। और वो दोनों एटम्स के लिए, अगर हम लोग बात करें दोनों एटम्स के लिए, तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण अलग होगा, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोग कंप्लीट इस रोटेटर के बारे में बात करें तो इसका आघूर्ण और इसका आघूर्ण दोनों का बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका जड़त्व आघूर्ण, तो देखिए जड़त्व आघूर्ण को समझाने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, वो होता है समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर। क्या हुआ, एम आई और आर आई का स्क्वायर। तो आर आई यहां पर क्या है, गुरुत्वीय केंद्र से दूरी किसी भी एटम के लिए, मैं ये नहीं बात कर रहा ए के लिए भी नहीं कर रहा, बी के लिए भी कर रहा, कि किसी भी हमारे पास, अगर हम लोग क्या बात करें कि कोई भी हमारे पास कोई भी एटम है उसके लिए अगर जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसके द्रव्यमान और जो उसके गुरुत्वीय केंद्र होता है उसकी दूरी का स्क्वायर होता है, उन दोनों का अगर गुणनफल करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ए होगा, ठीक है, जो ए एटम है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, उसके लिए जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा अपने पास ए के लिए जड़त्व आघूर्ण, इसको किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण को आई से दर्शाया जाता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान कितना है, m1 है, और जो इसके बीच की दूरी है गुरुत्वीय केंद्र से वो कितनी है, r1 इसका स्क्वायर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रकार क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा। तो बी के लिए कितना हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर। इतनी बात हो गई। और हम लोग कंप्लीट रोटेटर की बात करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये ए का और बी का अगर हम लोग दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारे पास कंप्लीट रोटेटर का आ जाएगा पास जड़त्व आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, रोटेटर का जड़त्व आघूर्ण, रोटेटर का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, रोटेटर का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। आ गई इतनी बात समझ में, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, कितना मानते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, इसमें हम लोगों ने बात की है जो हमारे पास जो r दूरी है वो कंप्लीट इसकी बंध लंबाई है, और ये क्या है, जो r दूरी है वो r1 प्लस r2 का योग ही तो है, r1 प्लस r2 का योग है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, r बराबर क्या है, r1 प्लस r2 है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो r1 बराबर क्या हो सकता है, r1 बराबर हो सकता है r माइनस r2, ये बोल सकता हूं मैं। r1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आऊंगा, इसमें से घटा देंगे तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो r2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, r माइनस r1 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब ये जो r1 जो और r2 के जो मान आए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर किसमें रखते हैं, ये वाला जो समीकरण नंबर 1 था इसमें रखते हैं। इसका मान क्या है, जो समीकरण 1 है उसमें इसका मान रखते हैं। तो देखो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में मान रखते हैं तो m1 r1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या रखते हैं, बराबर में क्या है, m2 r2 की जगह मान रखते हैं जिसका r2 का मान कितना है, r माइनस r1। ये आ गया सबको समझ में। इसी प्रकार किसके लिए हो जाएगा, इसी प्रकार अपना हो जाएगा किसके लिए, इसी प्रकार हो जाएगा अपना कौन से के लिए, इसी प्रकार हो जाएगा m2 r2, ये किसके बराबर हो जाएगा, m2 r2 ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 और r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 और r1 की वैल्यू कितनी है, r माइनस r2। इतनी बात सबको समझ में आ गई, चलो अच्छा है। अब आगे इनको सोल्व कीजिए, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 ये बराबर हो जाएगा,
ये क्या होगा, अंदर दोनों से गुणा हो जाएगा, एम आर, ये सॉरी M2 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे था M1 R1 और M2 R2, तो यहाँ पे M2 है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो M2 R पहले इससे गुणा हो गया, माइनस M2 किससे गुणा होगा, M2 R1 से भी गुणा होगा। हो गई इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई ना। तो आगे इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं M2 R बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, M1 R1 ये था, इसकी तरफ आया तो प्लस में हो गया, M2 R1 हो गया, सबको समझ में आ गया। अब यहां से दोनों में R1 कॉमन है, तो R1 को कॉमन ले लीजिए, R1 M1 प्लस M2 हो गया। इतना सबको समझ में आ गया, ये किसके बराबर है, M2 R के। तो यहां से R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, M2 R बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। इतना सबको समझ में आ गया, यहां से R1 की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास, M2 R बटे M1 प्लस M2। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा हमारे पास R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार R2 बराबर हो जाएगा M1 R बटे M1 प्लस M2। ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, R1 की वैल्यू आ गई और R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का मान R1 और जो R2 है, इनका मान उठाकर हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। इसको किस में रखेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो एक बार मैं ऊपर से मिटा देता हूं उनको, उसके बाद हम आगे इसको क्या करते जाएंगे, अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए लंबा डेरिवेशन होने वाली, तो आपको क्या करता है, साथ साथ में उतारते रहना है, जिससे मैं यहाँ से मिटाऊं तो आपको बाद में समझ में आए कि सर ने यहाँ पे क्या बताया था और अब क्या बता रहे हैं। और जो अपने समीकरण का जो नोटेशन था वो भी करते रहिए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, इस प्रकार से करते रहिए। तो लिख लिया होगा ऊपर तो सभी लोगों ने, तो इसको मिटा दूं मैं एक बार, चलो यहाँ तक मिटा देता हूँ, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है यहाँ तक मिटा देता हूँ एक बार। जो R1 और जो R2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, उसको हम किस में रखते हैं, समीकरण नंबर किस में रख लेंगे, 2 में रखते हैं इसको, ठीक है। यहां तक मिटा देता हूं, समीकरण नंबर 2 इतना यहां तक है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग समीकरण नंबर जो अपना 2 है, इसमें R1 और R2 की वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो जो अपना जड़त्व आघूर्ण है I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये है M1 तो ऐसा का ऐसा। अब R1 की वैल्यू रखनी है, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, तो कोष्टक में हो जाएगा कितना, M2R बटे में क्या है इसके, M1 प्लस M2 है, ठीक है। और इसके पूरे के कोष्टक में क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, ये प्लस का प्लस, अब रखते हैं R2 की वैल्यू, तो M2 R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 की वैल्यू है M1 R बटे नीचे क्या है, इसके बटे में क्या है, M1 प्लस M2 है, और इनका भी क्या है, पूरा होल स्क्वायर है। ये बात हो गई। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व कीजिए सभी लोग। M1 का M1 ऐसा का ऐसा है, इसको क्या करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, M2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में R का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। बटे में ये है नीचे वाला, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी तो है ना कोष्टक के अंदर, तो M2 इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको। आगे इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, M2 का M2 अपने पास, M1 का भी स्क्वायर होगा, R का भी स्क्वायर होगा, बटे में क्या है हमारे पास, M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2 है, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। ये सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा, इसमें देख लीजिए जो पद कॉमन, इन दोनों पदों में जो जो संख्या कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, उसके बाद जो शेष बचती है उसको अलग रख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, पहले बात करते हैं M1 की, तो M1 इसमें भी है, M1 इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए, M1 को कॉमन कर लिया पहले, ठीक है। अब M2 की बात करते हैं, M2 इसमें भी है, M2 इसमें भी है, तो M2 भी कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है। R का बात करते हैं, तो R स्क्वायर इसमें भी है, R स्क्वायर इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो होती है ऊपर वाले पदों में। अब नीचे बात करते हैं, तो नीचे देखिए M1 प्लस M2 का स्क्वायर है, इधर तो ये है और इधर भी सेम है, तो दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लीजिए, M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे देखिए जो बचता है वो लिख दीजिए, यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे देखो M1 कॉमन आ गया, M2 कॉमन आ गया, लेकिन स्क्वायर है M2 का, तो एक M2 यहाँ पे शेष बचता है मेरे पास, ठीक है। R स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। नीचे देखते हैं तो M1 प्लस M2 ये भी कॉमन आ गया, चलो कंप्लीट हुआ ये पद। तो यहाँ पे देखते हैं M2 कॉमन हो गया, M1 का स्क्वायर है, तो एक M1 मेरे पास बचता है, यहाँ पे R स्क्वायर कॉमन हो गया,
नीचे वाला जो पोर्शन है ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इतनी बात निकलकर सामने आ जाती है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, m1 m2 जो r स्क्वायर है बटे में क्या है, इसके बटे में है m1 प्लस m2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो इसको ये भी लिख सकता हूं ना, m2 प्लस m1 को ये भी लिख सकता हूं क्या, m1 प्लस m2 लिख सकता हूं इसको। ठीक, आ गया सबको समझ में। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों भाग है और दोनों आपस में क्या है, बटे में है, तो एक से इसको स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल कर आता है मेरे सामने, हमारे सामने जो वैल्यू आती है वो क्या है, m1 m2 बटे में क्या आता है, m1 प्लस m2 इसका हो गया, और इस साइड में क्या आता है, r स्क्वायर आता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये वाली यहां तक का जो भी मैंने किया वो समझ में आ गया सबको, आ गया इतना समझ में। और ये वाला जो भाग हमारे पास आता है, ये वाला क्या है, यही हमारे पास जो रोटेटर है इसके लिए क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। जो जड़त्व आघूर्ण का जो हमारे पास इसकी गणना करने के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है यही है हमारा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, हम लोगों ने मान लिया 3 नंबर। ठीक है, यही है। अगर इसको आगे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको मान लेते हैं, इसको बता दें हम लोग I बराबर न्यू आर स्क्वायर, और जो यहाँ पर जो न्यू है, ये जो न्यू है इसके बराबर क्या है, इसके बराबर हमारे पास m2 बटे m1 प्लस m2, और इसको क्या कहा जाता है, जो न्यू है इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, रिड्यूस्ड मास कहा जाता है, जो द्रव्यमान में जो कमी होती है वो कहा जाता है। जो न्यू है इसके बराबर क्या है, m1 m2 बटे m1 प्लस m2, ये वाली बात होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये तो क्या निकल कर आता है, यहाँ से आता है इसका जड़त्व आघूर्ण। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके किसके बारे में, जो कोणीय संवेग है उसके बारे में, क्योंकि जो घूर्णन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका कोणीय संवेग होगा ना। तो कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं इस रोटेटर के लिए। तो देखिए इसके जो कोणीय संवेग है उसका मान, कोणीय संवेग जिसको हम किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, I ओमेगा स्क्वायर। मैं बता देता हूं कि जो ओमेगा है अपना वो क्या होता है, इसमें जो ओमेगा है वो क्या है, वो है हमारा कोणीय वेग है। क्या है ये ओमेगा, ये है अपना कोणीय वेग होता है। जो हमारे पास जो घूर्णन कर रहा है, ये यहां से जो घूर्णन कर रहा है, जिस गति से जिस वेग से क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इसका कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आती है। अब मैं बताता हूं कि जो घूर्णन जो कर रहा है हमारे पास गुरुत्वीय केंद्र से जो घूर्णन करने वाला जो रोटेटर होता है, इसका जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। तो लिख लीजिए यहां पर, घूर्णन करते अणु का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, जिसे निम्न व्यंजक द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न व्यंजक द्वारा दर्शाया जाता है। किस व्यंजक द्वारा दर्शाया जाता है इसको, तो देखिए इसको दर्शाया जाता है L बराबर कहा जाता है इसको क्या, √J कोष्टक J+1 बराबर क्या हो जाएगा, H/2π। इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा हो, हमारे पास घूर्णन कर रहा है और उसका जो कोणीय संवेग होता है वो क्वांटीकृत होता है, और जिसका मान कितना होता है, L बराबर J √J कोष्टक J+1, इतना भाग तो क्या है अंडरूट में है, उसके आगे क्या है, गुणा में इसके H/2π है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं जो J है वो क्या है हमारे पास, जो J है वो क्या है, जो घूर्णन हमारे पास ऊर्जा स्थिर होते हैं उनका मान है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रोटेशनल क्वांटम नंबर, या हिंदी में बोलना चाहते हो तो क्या बोल देंगे इसको, घूर्णन क्वांटम संख्या। ठीक है, जो ऊर्जा स्थिर होते हैं उनके मान है ये। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, मैं इतनी देर में अपने मार्कर में स्याही डाल लेता हूं थोड़ी। तो स्टूडेंट्स नोट कर चुके हैं आप लोग, और इतनी देर में मेरा मार्कर भी तैयार हो गया है, इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ये तो बात होगी किसके बारे में, जो अपना रोटेटर था, जो घूर्णन हमारे पास, जो हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे, जो एक द्विपरमाणु हमारे पास क्या है, एक रोटेटर है जो क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, और उसकी जो हमारे पास क्या आया था, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना रोटेटर है, जो घूर्णक है, उसकी जो ऊर्जा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो
वो घूर्णन करने वाले जो द्विपरमाणु हमारे पास क्या है, एक घूर्णन है, उसकी जो ऊर्जा है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे द्विपरमाणुक घूर्णक की ऊर्जा, घूर्णक की क्वांटीकृत ऊर्जा बता दीजिए आप, क्वांटीकृत ऊर्जा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ई रोटेशनल, क्योंकि रोटेशन ही तो हो रहा है। तो ई रोटेशनल बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। और हम लोगों ने एक बात पढ़ी है अभी यहाँ पे, जो कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आई ओमेगा के। किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर बटे आई। इसको ये बात बोल सकता हूं। इसका मतलब मुझे क्या किया मैंने, यहाँ पे आई से ऊपर नीचे किससे गुणा किया है, आई से गुणा किया है। तो ऊपर नीचे आई से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास इस प्रकार से मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं, इस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 1/2 एल स्क्वायर बटे 2i। 2 तो हो गया अपना, इसके साथ में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको ये लिख सकता हूं क्योंकि हमारे को पता है कि एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा होता है। इसके जगह में एल लिख सकता हूं और इसको स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं जो हमारे पास एल की जो वैल्यू आई थी वो इसमें लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो एल की वैल्यू थी, जो कोणीय संवेग था, उसका मान इसमें रखते हैं। किसमें, जो समीकरण नंबर 4 रखना। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 4 में एल का मान, एल की वैल्यू या फिर मान रखने पर, तो देखिए इसमें एल का मान रखेंगे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, एल का मान रखते हैं, तो एल का मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा 1/2, ये आई नीचे का नीचा। ठीक है, साथ में हमारे पास जो एल था उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती थी हमारे पास √j+1, और साथ में क्या था, h/2π। तो ये तो नीचे हो गया ना बट्टे में। ठीक है, और इन सबका क्या है, इन सबका हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इन सबका हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि तो 1/2 आई, ये तो ऐसा का ऐसा है, जो एल है तो एल का स्क्वायर है, उसका तो मान है, तो एल के स्क्वायर पर क्या होगा हमारे पास, ये होगा इसका। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस कोष्टक को ओपन करेंगे, तो एक बार तो ये वाला जो कांस्टेंट है हमारे का ऐसा उसको तो लिख लीजिए एक बार साइड में। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये वाला जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है j, कोष्टक में j+1 हमारे पास बचता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, ये h है, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो गया। बटे में हमारे पास क्या बचता है, बटे में बचता है 2π, तो 2π का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू इसके 4π स्क्वायर हो जाएगा। हो जाता है इतनी बात। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको अच्छे से और सोल्व करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रोटेशनल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाती है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाता है j+1। ठीक है, h स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या बचता है, इसके नीचे बचता है इसके 4 दूनी 8 हो गया, 8π स्क्वायर। आई मेरे पास ये निकल कर सामने आ जाता है ना, ये किसमें है, जो ये एनर्जी है वो किसमें है, जूल में है। अभी तक जो एनर्जी है वो किसमें है, जूल में है। और क्या होता है, इस एनर्जी को हम लोग अच्छे से समझने के लिए, कम से कम ऊर्जा के मान को समझने के लिए इसको किसमें बदलते हैं हम लोग, इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। किसमें, इसकी अच्छी से गणना हो सके तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एचसी का भाग दे देते हैं। तो जूल को जो ऊर्जा है इसका मान किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है। तो जूल को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में बदलने पर, सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, इसमें hc का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, जो अपना समीकरण आता है इसमें किसका भाग देते हैं, hc का भाग देते हैं। तो हमारे पास एनर्जी हुई भी क्या हो जाएगी, ई रोटेशनल क्या हो जाएगा हमारे पास, j+1। ठीक है, तो नीचे क्या हमारे पास 8π स्क्वायर आई है ना। अब इसमें भाग दिया हम लोगों ने hc का, h स्क्वायर था, इसमें भाग और दे दिया hc का, तो h स्क्वायर से h कैंसिल हो गया। जो ई रोटेशनल है हमारे पास, ई रोटेशनल बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो, ईजे भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये किनकी है, जो हमारे पास घूर्णन की जो ऊर्जा स्थिर है उन्हीं की तो ऊर्जा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ईजे भी बोल सकता हूँ ना। तो देखो ईजे बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, h/8π स्क्वायर आई, साथ में क्या है हमारे पास, साथ में है j+1। इतने बात सबको समझ में आ गई।
अब देखिए, अब इसको क्या कर देता हूं, मैं इसका छोटा रूप कर देता हूं एकदम से, तो इसको क्या बोल सकता हूं, और इसको मैं बोल सकता हूं बी जे प्लस वन, बी जे प्लस वन। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्या, ये दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है सभी को, चलो अच्छी बात है। बी जे प्लस वन, यहां पर आप देखो बी क्या है हमारे पास, यहां पर जो बी है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो बी है वो क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पे घूर्णन स्थिरांक है, जो बी है वो क्या है, घूर्णन स्थिरांक है, क्या है, घूर्णन स्थिरांक है। अब जो आपको बता दो, फिर से बता दो, जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, क्योंकि हम लोगों ने जूल में था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, सेंटीमीटर इनवर्स में कर दिया। तो ये क्या, जो यहाँ पर बी है वो क्या है, घूर्णन स्थिरांक है, जो किसके बराबर है, जो बी है वो यहाँ पर किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, एच बटे में क्या है 8 पाई स्क्वायर आई, इसके बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को, लोगों सभी को समझ में आ गया ये चीज, चलो ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ अभी हमें प्राप्त हुआ है, जो ई रोटेशन है, जो रोटेशन करने वाले की जो भी हमारे पास पार्टिकल रोटेशन करेगा उसके लिए हमारे पास जो क्वांटिकल ऊर्जा होती है उसका मान कितना आता है, उसके लिए मान हमारे पास आता है कितना, बी जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वाली जो इक्वेशन आती है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग कि हमारे पास जो रोटेशन, हमारे पास जो घूर्णन, जो हमारे पास तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन निकल कर आती है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो घूर्णन कर रहा है वो जिस ऊर्जा लेवल पर है उस ऊर्जा लेवल की हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे कोई जीरो पर है, जैसे कोई जीरो ऊर्जा स्तर पर है, ग्राउंड स्टेट में है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, अगर एक नंबर पे है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, दो नंबर पे है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके द्वारा हम लोग ये वाला जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि द्विपरमाणिक अणु में जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो J बराबर 0 पर है, एकदम से क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी एनर्जी हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे B ऐसा का ऐसा हो गया, यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसके गुणा में क्या हो जाएगा 0, कोष्टक में J का मान रखिए 0 है, प्लस में 1 है, और ये किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। सोल्व कीजिए इसको, तो क्या B 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 है, और साथ में क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है, ये आपस में फिर से गुणा होंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्टेट है उस पर जो हमारे पास जो पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब मान लेते हैं वो एक नंबर में है, तो एक नंबर पे उसकी ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ई रोटेशन कितनी हो जाएगी या फिर ई जे कितनी हो जाएगी, उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बी गुणा ए, जे का मान कितना हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, साथ में जे का मान 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स में करना है इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा, ये 1 प्लस 2 हो गया, ये सेंटीमीटर इनवर्स में हो गया, ये क्या हो गया 2b हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स में हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास पार्टिकल है वो क्या है, J बराबर 1 ऊर्जा लेवल पर है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 2b सेंटीमीटर इनवर्स होगी। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या है, दूसरे ऊर्जा लेवल पर है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, EJ होगी, वो कितनी होगी, मान रखिए इसमें, मान रखिए तो b गुणा 2 हो जाएगा, J की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, साथ में क्या हो जाएगा, J की वैल्यू 2 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सोल्व कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसको आगे कीजिए सोल्व, इसको करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6b सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऊर्जा स्तर की हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। और हमारे पास ऊर्जा की तो गणना हम कर चुके हैं, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो घूर्णन के जो ऊर्जा स्थिर है उनकी ऊर्जाओं की गणना कर सकते हैं। और इसमें हम लोग अब ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई हमें क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, तो ट्रांजिशन जैसे मेरे को क्या करना है, 1 नंबर से 2 नंबर में लेके जाना उसको, तो मुझे क्या करना होगा, जो हमारे पास 1 नंबर की ऊर्जा है और जो 2 नंबर की ऊर्जा है इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। आपस में घटाएंगे, जैसे हम लोग क्या करना है, जैसे मेरे पास अभी तो मेरे पास क्या है, J1 में कोई पार्टिकल है, उसको मुझे किस में लेके जाना है, J2 में लेके जाना है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा
उसके बराबर तो एनर्जी देनी होगी। अगर उसके बराबर मैं एनर्जी देता हूं तो वो 2 नंबर में चला जाएगा ना, दूसरे लेवल के ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इनके दोनों के बीच के जो ऊर्जा का अंतराल होगा उसके बराबर कर लीजिए। तो हमारे पास J2 है, उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, इसके लिए 6B है, और 1 नंबर के लिए कितनी है, 2B है। तो इसको कर दीजिए, दोनों में से कर दीजिए, तो कितना आएगी, 4B आती है। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को 4B एनर्जी देता हूं तो वो किससे चला जाएगा, J1 हमारे पास जो ऊर्जा लेवल है उससे किस में चला जाएगा, J2 में चला जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं कि भाई किसी मॉलिक्यूल में मुझे क्या करना है, रोटेशनल घूर्णन करवाना है इनके बीच, तो घूर्णन करवाना है और वो क्या करना है, एक स्तर से दूसरे स्तर में लेके जाना है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको एक बार लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने ये जो आपने किया है वो किस तरीके से किया है। तो इतनी बात तो होती है किसके बारे में, अपना जो रिजिड रोटेटर था उसके बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है उनके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है उसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। बिठा दो इसको, आ गया होगा सबको समझ में। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उनके जो सिलेक्शन रूल होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, और जो उनकी आवर्ती होती है उनके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। उसके बाद इनका जो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करेंगे। चलो अच्छे से समझ में आएगा सभी लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम से इजी था, एकदम से डेरिवेशन तो ना के बराबर थे, एकदम से इजी थी। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसके लिए सिलेक्शन रूल घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए, तो हेडिंग डाल लीजिए घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए क्या बोलते हैं सिलेक्शन रूल को, हिंदी में बोलते तो चयन नियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चयन नियम। इंग्लिश में लिख लेना आप सभी लोग, सिलेक्शन रूल। तो देखिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जी, हमारे पास जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होगा उसके लिए सिलेक्शन रूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डेल्टा जे बराबर +-1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, +-1 का बराबर होता है। +1 का मतलब समझते हो और -1 का मतलब समझते हो ना आप लोग। अगर प्लस का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये अवशोषित करेगा, ये क्या करेगा, विकिरण को अवशोषित करके एक ऊर्जा लेवल से दूसरा ऊर्जा लेवल में जाएगा। ये तो क्या करता है, निम्नतम से उच्चतम की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ग्रहण करेगा तो क्या होगा, एक्साइटेड होगा तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और ये माइनस का जो है वो क्या बताता है, उत्सर्जन को बताता है। किसको बताता है, उत्सर्जन को बताता है। मतलब क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे N2 है तो N2 से किस, सॉरी J2 से किस में आएगा, J1 में आएगा, ठीक है। ये प्लस है जो अवशोषण को दर्शाता है, और जो माइनस है वो किसको दर्शाता है, उत्सर्जन को दर्शाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल कितना हो गया, J1 डेल्टा J बराबर क्या हो जाएगा, +-1 होता है। इतनी बात सबको समझ। तो स्टूडेंट्स जो अपने जो घूर्णन स्पेक्ट्रम था उसको प्राप्त करने के लिए जो सिलेक्शन रूल था उसके बारे में हम लोग, हमारी बात हो चुकी है। एनर्जी की बात कर चुके हैं, सिलेक्शन रूल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या है, J बराबर 0 लेवल पर है, ठीक है। तो उस समय उसकी आवर्ती क्या होगी, उसकी गणना कीजिए। तो आवर्ती के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे क्या करते हैं, उसकी आवर्ती के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, आवर्ती के बारे में, आवर्ती, ठीक है। तो आवर्ती देखो, आवर्ती के बारे में इसको दर्शा दीजिए, चलो VI से दर्शा देते हैं। एक चीज समझिए आप लोगों ने पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं, E बराबर hν को पढ़ते हैं, आप लोग E बराबर hν को पढ़ते हैं, कि मतलब कि जितनी एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी आवर्ती के बराबर होती है। या फिर क्या बोल सकते हो कि जो आवर्ती होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा आवर्ती, जितनी कम ऊर्जा उतनी ज्यादा आवर्ती, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आवर्ती अपनी, मैं उसको ये बोल सकता हूं क्या, इसको बोल सकता हूं हमारे पास जो घूर्णन स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास J+1 थी ना, इतनी थी ना। तो ये किसके बराबर भी हो सकती है, ये आवर्ती के बराबर भी हो सकती है ना, हो सकती है। चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है कि कोई मॉलिक्यूल था वो क्या कर रहा है, J से J+1 लेवल में जा रहा है। क्या कर रहा है, J से J+1 लेवल में जा रहा है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल हमारा वो क्या कर रहा है, J से J+1 लेवल में जा रहा है।
तो हमारे पास जो इन दोनों के बीच के जो आवर्ती अंतराल होगा वो कितना होगा उसके बारे में हम लोग गणना करेंगे। किससे? इस हमारे पास ये वाला जो व्यंजक आया है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे। तो देखिए अगर मेरे पास ये क्या होगा, ज्यादा होगा J+1 ऊंचा लेवल होगा, ये क्या है नीचा लेवल, तो ऊंची लेवल की जो आवर्ती होगी इसमें से मैं जो निम्न लेवल होगा उसकी आवर्ती घटा दूंगा, तो दोनों के बीच में जो आवर्ती अंतराल है वो मेरे पास आ जाएगा ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसका मान रखिए, जो हमारे पास जो व्यंजक आया है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका मान रखते हैं। तो मान रखिए इसमें क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो क्या आएगा b, j की वैल्यू रखिए, तो दूसरे के लिए j की वैल्यू क्या है, J+1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी J+1 हो जाएगी। ठीक है, कोष्टक आगे j है तो j का मान रखिए, J+1 है, वापस आगे क्या है प्लस में 1 है, ये आ गया सबके पास में। चलो ठीक है, माइनस करो इसमें से जो अपना दूसरा एनर्जी लेवल था जो नीचे वाला था वो क्या था, J था, J से J+1 में जा रहा था तो J था, तो इसकी जो हमारे पास आवर्ती होगी वो क्या होगी, इसका मान रखिए B, J का मान J है, ठीक है, कोष्टक हो जाएगा, J का मान J है +1 हो गया। अब सोल्व कर दीजिए इसको फटाफट, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा B J+1 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो कोष्टक बंद, इसको कीजिए, तो पहले इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा J, ठीक है, इससे गुणा होगा तो J क्या हो जाएगा, 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, क्योंकि इसको कोष्टक को आप ओपन भी कर दीजिए, चाहिए ये लो ओपन कर दीजिए इसको, ठीक है, डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J+1 1 1 2 हो जाएगा। आगे सबको समझ में, माइनस में B J J+1, इतना सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे देखिए, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये J इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, 1 इससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। चलो करते हैं गुणा, J को पहले J से गुणा करो, J² होगा, J को +2 से गुणा करो 2J हो जाएगा। आगे समझ में, आगे करो फिर से, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे हमारे पास जो +1 है उसको गुणा करते हैं J से और +2 से, तो करो 1 को J से करो तो J हो गया, प्लस में 1 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। सबको समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात सबको समझ में आ रही ना। चलो अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, देखो आगे देखिए क्या होता है, -B J+, इसको भी ओपन कर दीजिए, इस कोष्टक को खोल दीजिए, तो ये क्या होगा B J से स्क्वायर प्लस में J। आगे सबको समझ में, इतना सबको समझ में आ रहा ना। चलो दोनों पद में B कॉमन है, B तो B को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, आगे कीजिए इसमें, ये क्या हो गया अपना J² हो गया, 2J 1J रहा, 3J हो गया, प्लस का प्लस में क्या है 2 है। समझ में आ रहा सभी को, आ गया सबको समझ में। आगे देखिए इसमें कीजिए माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा, B तो कॉमन हो गया, ये देखिए J² हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया J। सबको समझ में आ गया इतना, J² प्लस का J² माइनस का कैंसिल हो गया, 3J है, इनमें से एक माइनस का J घट जाएगा तो हमारे पास कितना आता है 2J आता है, और साथ में क्या आता है प्लस में 2 आता है, और इसके बाद क्या है B है, और ये क्या आती है आवर्ती आती है। इसका मतलब क्या है, दो एनर्जी लेवल होते हैं, उनमें जो आवर्ती का परिवर्तन होता है वो हम लोग इस व्यंजक के द्वारा निकाल सकते हैं ना। तो देखिए निकालते हैं, मान लेते हैं जो हमारे पास पार्टिकल है वो कहां पर है, वो J = 0 पर है, J = 0 पर है, तो उस स्थिति में उसकी आवर्ती होगी वो किसके बराबर होगी, तो उसकी आवर्ती कैलकुलेट करते हैं, कब कहां है वो J = 0 पर है, तो आवर्ती देखी क्या होगी, उसकी आवर्ती देखी B 2J, 2 गुणा J की वैल्यू कितनी है 0 है, आगे समझ में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 है। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, V0 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा होंगे 0 हो जाएंगे, प्लस में 2 हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 2 आता है, तो एनर्जी कितनी आती है 2B आती है। हमारे पास एनर्जी जो है वो कितनी आती है 2B आती है। ये किसके बराबर हो जाएगी, सेम वैल्यू हो रहेगी, सेंटीमीटर इनवर्स में रहेगी। जैसे मान लेते हैं J = 1 पर है, तो उस समय उसकी आवर्ती क्या होगी, उस समय देखिए आवर्ती क्या हो जाएगी, B का मान रखिए B, ठीक है, J का मान कितना है 1 है, गुणा 2 है। अब देखिए 2 गुणा J ही तो था, 2 गुणा J, तो J का मान रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणा J 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, सोल्व कीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 क्या हो जाएगा 4B हो जाएगा, J2 बराबर क्या हो जाएगा 6B हो जाएगा, J3 बराबर क्या हो जाएगा 6-8B। ये क्या है, ये सभी किसके मान है, अपने पास आवर्ती के मान है। इसका मतलब बताऊंगा आपको, देखो पहले आवर्ती J =
0, इसका मतलब क्या है फिर 1 2 3 4 0, इसके लिए कितना आया था 2 भी आया, इसके लिए कितना आया 4 भी आया, इसके लिए कितना आया 6 भी आया, इसके लिए कितना आया, इसके लिए 8 भी आया। इसका मतलब क्या है, अंतर देखें तो यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का। इसका मतलब ये हुआ जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम की जो लाइनें प्राप्त होंगी, जो संक्रमण की जो हमारे पास लाइनें प्राप्त होंगी, उनके बीच में जो गैप होगा वो सब में क्या होगा, समान होगा। तो अब हम देखते हैं जो अपने पास घूर्णन स्पेक्ट्रम बनता है वो किस तरीके से बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अपना घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। देखो घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाएंगे अपना एक, ठीक है, बना लीजिए अपने में। इस तरफ तो हो जाएगी अपनी कौन सी एनर्जी ईजे, जो घूर्णन की जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी ईजे, इस तरफ हो जाएगी। अरे इसको ऐसे लिख लीजिए ईजे, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगी अपनी आवर्ती हो जाएगी, ठीक है, ये आवर्ती हो गई। मान लेते हैं यहां पर 0 है और ये तो मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। यहां से चलते हैं ये 0 हो गया, इधर से चलते हैं ये 0 हो गया, फिर ये हो गया 1, ये हो गया कौन सा अपने पास 0 से गए, 0 से जाएंगे किसमें 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएंगे। इस प्रकार इसमें जाएंगे किसमें 0 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, कितना जाएंगे 6 जाएंगे, 8 जाएंगे, 10 जाएंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी आवर्ती हो जाएगी, ठीक है। अब लेवल बनाइए इसके, पहले हमारे पास क्या है जो 0 0 लेवल है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, इसमें जो 0 0 है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया। इसको मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है जे बराबर है, ये सभी क्या है क्वांटम संख्याएं हैं, जे की वैल्यू है सभी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, जे की वैल्यू है। तो देख लीजिए इसको ऐसे बना दी, ये क्या है हमारे पास ऊर्जा स्थिर है, ये क्या है अपनी, ये है ऊर्जा स्थिर है, क्या है अपनी ऊर्जा स्थिर है। और इनमें क्या होगा संक्रमण होगा, इनमें क्या करेंगे जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे संक्रमण करेंगे। देखो अब संक्रमण करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले करेगा 0 से जाएगा किसमें 1 नंबर में, 0 से किसमें जाएगा 1 नंबर में जाएगा। तो 0 से 1 नंबर में जाएगा इस तरीके से, इससे इसमें जाता है जैसे, ठीक है। बात करते हैं जैसे 2 नंबर से जाता है किसमें 1 नंबर से जाता है 2 नंबर में, तो उसके लिए एनर्जी कितनी होती है 2b होती है। एनर्जी के बारे में बात करते तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, एनर्जी यहां पर 0 वाला था उसके लिए एनर्जी कितनी थी, उसके लिए थी 2b थी। आगे जाएगा इसके लिए 6b थी, आगे जाए इसके लिए 10b थी। इस तरीके से आगे बढ़ रही थी एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे क्या होती जा रही थी एनर्जी बढ़ती जा रही थी। आगे जैसे इसमें जाता है ये वाला कुछ अलग आता है, ये वाला कुछ अलग आता है, जैसे ये वाला कुछ अलग आता है। जैसे मान लेते हैं ये है कितना अपना j बराबर 1 है, j बराबर 2 है, j बराबर 3 है, j बराबर 4 है। यहाँ पर लिख लीजिए एनर्जी लिख लीजिए आप इनकी, ठीक है, ये एनर्जी लिख लीजिए यहाँ पे, ऊर्जा इस तरफ दर्शा लीजिए और जो एनर्जी है वो इस तरफ दर्शा लीजिए। अब इसमें क्या होगा, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो संक्रमण की जो लाइनें में नजर आ रही है ना, अगर हम लोग इनको नीचे दर्शाते हैं इस प्रकार, नीचे से मिलाते हैं इनको, नीचे मिलाते हैं ना अगर हम इनको, तो इनमें जो गैप होता है, इनमें जो गैप होता है ना वो सारों में क्या होता है समान होता है, जो किसके बराबर होता है 2b के बराबर होता है। जो इनके बीच में जो गैप होता है ना वो किसके बराबर होता है 2b के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 2b के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक जो ऊर्जा लेवल होते हैं, जो हमारे पास क्या है जो घूर्णन ऊर्जा स्थिर है, उनमें जो आवर्ती होती है वो क्या होती है समान होती है। कोई भी दो ऊर्जा लेवलों के मध्य अगर हम लोग बात करते हैं तो में जो आवर्ती होती है वो क्या होती है सब में समान होती है। क्या होती है समान होती है। तो ये बात होती है किसके बारे में अपने घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। कंप्लीट बात होती है किसके बारे में घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखिए एक स्थिति में और भी बता देता हूं आपको, एक देखो एक स्थिति में इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक स्थिति में क्या होता है हमारे को क्या है जो इसकी तीव्रता की बात करें, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होगा उसमें जो लाइनें बनती है उसकी तीव्रता की बात करें, जो संक्रमण हो रहा है वो एक लाइनें तो बन रही है तो इसमें देखो तीव्रता होती है स्पेक्ट्रम लाइन तीव्रता, स्पेक्ट्रम रेखा बोलते हैं लाइन नहीं रेखा तीव्रता। देखिए क्या होती है वो तीव्रता उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वो क्या हो जाएगी, वो हो जाती है देखो हमारे पास इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसकी स्पेक्ट्रम तो प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे को इस प्रकार से हमारे को क्या है स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे जे की वैल्यू है, सभी क्या है जे की वैल्यू है। और जहां पर हमें क्या है, जहां पर हमें जे की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है, जहां पर हमें जे की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती है वो ही सबसे ज्यादा क्या होती है, वही लाइन क्या होती है सबसे ज्यादा तीव्र होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जे की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ये क्या है जे मैक्स है, ये क्या है
जे मैक्स है, इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा इंटेंस रहेगी। क्या रहेगी? सबसे ज्यादा इंटेंस रहेगी। और ये सबसे ज्यादा इंटेंस क्यों रहती है? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा स्थिर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? अणुओं की संख्या पाई जाती है। इनमें क्या है? सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या पाई जाती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस वाला जो ट्रांजिशन होगा ना, इसमें क्या है, जो ट्रांजिशन में भाग लेने वाले जो अणु है उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारे को, ये वाली जो लाइन हमारे को नजर आएगी, जो सबसे तीव्र जो लाइन नजर आएगी वो क्या होगी हमारे पास? जे मैक्स होगी। क्या होगी? जे मैक्स होगी। वो क्या होगी? सबसे ज्यादा तीव्र लाइन होगी। तो ये बात होती है किसके बारे में? अपने घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम से संबंधित। उसके बाद अगला हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पेक्ट्रम जो है कंपन स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए हैव ए